नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सनातनी आपके सामने एक विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। और ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आके बर्बाद ना करें, बिखेर ना दें इस समाज को बर्बाद ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल आप ऐसी गतिविधि देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां, जिसके चलते राजनीतिक लोग इतने छटपटा गए हैं, विपक्ष के लोग, सत्ताधारी लोग, कि वो आम तौर पे सनातनियों को बांटने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से सनातनी बटे, चाहे सनातनियों में ऐसा वो भर दो कि चाहे आपस में कट मिट जाए और ऐसा रोष पैदा हो जाए कि बस किसी तरह के सरकार नीचे गिर जाए। उन्हें ये चाहिए। अब जो मेन टॉपिक मेरा ये है वो ये है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां आखिर करती हैं तो ऐसा क्या करती हैं और क्या कर रही हैं जिसकी वजह से दंगे। जब तक इन्हें वोट चाहिए होते हैं, आप ये देखना इनका रंग किस तरीके से बदलता है, कैसे रंग बदलती हैं ये पार्टियाँ। ये पार्टी को लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं वोट होने से पहले, वोट पड़ने से पहले। वोट पड़ने से पहले कहेंगे जी हाँ, राम बढ़िया हैं, कि राम ने ऐसा करा है, कि वो मंदिर सही है, उस मंदिर में जाएंगे। हर तरह के जो हिंदुओं के धर्म के स्थल हैं उनको सराहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हर किसी धर्म के बारे अच्छा प्रचार करा जाएगा। यहाँ तक कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं या मजबूत स्थिति में बिरादरी के लोग हैं, उनको भी अपनी पार्टी में मौजूदा टिकट देकर उन्हें जिताने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको जिताने के लिए, ऊंचे तबके के लोगों को। और अलग अलग तरीके के लोगों को बांटने का काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां। हिंदू समाज में या सनातनी समाज में आप ये देखना कि बहुत उस समय इन्हें यह नहीं दिखता कि ये सनातनी लोग हैं। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात है अजी, ये चीज़ ऐसे है, वो है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हर चीज़ की खूबियाँ गिनाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद ये पार्टियाँ चाहे हारें या जीतें, उसके बाद इनका सनातन का विरोध करने का, ये सोच लो, आंदोलन सा छिड़ जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये करते हैं वो ठीक है, इनकी राजनीति है, इनके काम है राजनीति करना। हम लोगों की गलती क्या होती है कि हम लोग तुरंत इनकी बातों में आते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो पड़ोस का अनुज भाई है वो हमारा अच्छा पड़ोसी है, और कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले वही आके खड़ा होता है। या फिर अनुज के यहाँ कुछ हो जाता है तो कोई बात होती है तो सबसे पहले हम ही जाके खड़े होते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, अरे अभी कोई नेता कुछ गलत कमेंट कर देता, कुछ गलत टिप्पणी कर देता है, तो हम उस पर क्या ध्यान देते हैं। कहते हैं यार, इसने ऐसा कहा है, इसने हमारी बिरादरी को लेकर ये बात करी है, और फलाने मंत्री ने हमारे बिरादरी भाई को वो करा था। तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये बात तो सही है, ये हमारी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है। ये हम नहीं सोचते हैं। ये ऐसा है कि कुछ मनोवृत्ति ऐसी बन गई है। लेकिन समझदार लोग, अगर ये सोच लो, हम में से कुछ परसेंट लोग ऐसा सोचते हैं, सभी नहीं, जैसा हम जैसे 5% लोग हो गए हम में से, वो लोग ऐसा सोचते हैं जिनकी वजह से पूरा राजनीतिक माहौल रंग लाता है और सामाजिक माहौल बिगड़ जाता है। अभी जैसे किसी नेता ने, आप जानते हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि यादवों का ऊपर जो है बदनाम किया जा रहा है, यादवों पे टिप्पणी की जा रही है। तो उन नेताजी के से ये पूछा जाए कि भाई आप यादवों का नाम क्यों ले रहे हो। देखो, वो मुजरिम था, मुजरिम को सज़ा दी गई,
मुजरिम के पीछे पड़ा गया। तो मुजरिम की क्या कोई जाति विशेष होती है? मुजरिम का एक लोग होता है, वो मुजरिम होता है। अगर ऐसे होने लग गया तो कल को कोई उच्च बिरादरी का होगा, वो कह देगा जी ये तो शर्मा है और उसने किसी का कत्ल कर दिया और उसको सज़ा मिल गई। वो तो आके खड़ा हो जाएगा कि ये सरकार तो हमारे पंडितों पे अत्याचार कर रही है। कल को जो जाटों के साथ ऐसा हो गया, उसने किसी को मार डाला वहाँ और उसे पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, फिर वो कहेंगे सरकार तो जाटों के पीछे पड़ गई। ये कौन सी बात हुई? आपको हमको ये समझना है कि मुजरिम को, अपराधी व्यक्ति का कोई भी जाति या धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को उसके अपराध के तहत ही दंड दिया जाता है। और कुछ चीज़ें सिस्टम की ऐसे चलती हैं जो कि आप आज से नहीं, तकरीबन सुनते भी आ रहे हो, 85 साल से ऐसी चीज़ें चलती आ रही, 40-50 साल से, जो कि नियमबद्ध रूप से चल रही हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में भी एनकाउंटर होते थे, ऐसा नहीं। आज हमारे भारत के आज़ादी के बाद भी बहुत से एनकाउंटर हुए हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी बहुत से एनकाउंटर हुए हैं और बहुत सी जो मजबूत सरकारें बन के गई उनके टाइम में भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। तो क्या उन एनकाउंटरों पे किसी टाइम पे किसी समाज ने, सभ्य समाज ने ये कहा कि जी ये तो एनकाउंटर में हमारी बिरादरी का आदमी मारा गया है, आप तो बिरादरी को क्या टारगेट कर रहे हो? नहीं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसमें जातिवाद को ना जोड़ें। अपराधी अपराधी होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपराध का कोई जाति या धर्म नहीं होता। अपराध अपराध होता। आप यकीन कीजिए, आप कहीं से आ रहे, शादी माहौल से आ रहे अपने बच्चों के साथ कैसे, और उस समय आपको कहीं घेर लिया जाता है, आपके साथ कोई घटना हो जाती है या वो पकड़ लेते हैं और आपने देखा होता भी है लोग, तो क्या वो अपराधी लोग आप पे जाति धर्म विशेष कुछ पूछते हैं? उन्हें तो घटना को अंजाम देने से मतलब होता है। तो कहीं घटना में जाति विशेष धर्म का नाम लिया जाता है? नहीं ना। और क्या हम उससे जब घटना हो जाती है तो उनसे पूछते हैं आप जी अपनी बिरादरी बता दो, आप कौन सी बिरादरी हो जो ऐसे गलत काम कर रहे हो? हम भी नहीं पूछते हैं। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है कि हमारे राजनीतिक लोग विपक्ष में आकर इतनी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, उन्हें सीट सत्ता ना मिलने की वजह से, कि वो किसी भी तरीके से इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक मुद्दा और इन्होंने ले लिया है, जैसे अगर मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है तो भैया ये तो मुसलमान विरोधी हो गया। अब उन्हें पता है कि यादवों का हिसाब किताब है तो यादव विरोधी हो गया। कुछ अगर दलितों के साथ कुछ हो जाए तो ये दलितों के साथ ऐसा कर रहे हैं। भैया जिसकी सरकार होती है, उस सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है मंत्री, वो कभी ये नहीं चाहता था कि मेरे प्रदेश में कोई गलत काम हो, गलत गतिविधियां हों। ये जितनी भी गलत गतिविधियां होती हैं ये असामाजिक होती है, इसे कोई विपक्ष अंजाम नहीं देता, ना इसे पक्ष का कोई अंजाम देती। तो घटनाएं हैं, घटना होती हैं। ये ज़रूरी है कि इस पे प्रशासन की जवाबदेही होती है, लेकिन हर कहीं प्रशासन होगा। मुझे अमेरिका तक की जगह बता दीजिए, बाहर के देशों को बता दीजिए जहाँ पे अपराध नहीं होते हैं, वहाँ पे प्रशासन मजबूत है, सारे सुविधाओं से लेस है, वहाँ पे कैमरे लगे, सब कुछ। वहाँ के पे भी तो वारदातें हो जाती हैं। तो भैया घटना तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हाँ प्रशासन की जवाबदेही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन अपराधियों में अपना धर्म तलाश करें और गंदी राजनीति करें। तो हमको ये समझना है कि हमें अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपना समाज चलाना है, और किसी भी राजनेता की बात में नहीं आना है। क्योंकि राजनेता लोग आते हैं, अपने चुनावी फ़ायदे के लिए कुछ भी कह के चले जाते हैं, और उसका खामियाजा या भुगतान हमारे लोगों को करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है। लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं,
उसमें मरते कटते आप लोग, हम लोग हैं, ये राजनेता नहीं। क्योंकि इनका काम तो बस इतना होता है कि बस भाषण दिए, गलत टिप्पणियाँ कर दी फेसबुक पे या कहीं पे, और ये चले गए। क्योंकि इन्हें पता है ये तो आराम से बंगलों में बैठे हुए हैं, कोठियों में बैठे हैं, उसके बाद ये अपना टीवी चालू करते हैं, नेट चालू करते हैं, देखते हैं अब भाई हमने ये चीज़ दी है तो इसका क्या हो रहा है। यानी मैच, जैसे मैच देखते हैं ना दूर से बैठकर, मैच कहीं हो रहा होता है और आराम से घर पे बैठे हैं, ये उसका प्रसारण फिर अपने कमेंट करने के बाद अपने बंगलों में जाकर देखते हैं। अगर उसका सही रोल नहीं बन पाया तो फिर उसके बाद फिर दूसरी टिप्पणी करी जाती है। नहीं बैठा तो उससे नहीं होते, फिर किसी और व्यक्ति को बुला दिया जाता है कि नहीं यहाँ पे ये नहीं हो रहा, अब तुम ऐसा कर दो। पूरी तरह से माहौल क्रिएट करा जाता है जनता को भड़काने का, बरगलाने का। तो इस चीज़ को हमें और आपको समझना होगा कि आखिर बात क्या है, तथ्य क्या है, किस वजह से क्या हो रहा है, और हमें अपने समाज को और अपने लोगों को बचाना और कैसे बचाना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हमें राजनेताओं के बातों में आके अपना घर नहीं बिगाड़ना, अपना समाज नहीं बिगाड़ना है, और हो सके तो एक दूसरे को जगाना है। कहीं कहीं ऐसा होता है, हम कहते हैं कि नौजवान लोग भटक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं नवजात जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो इतनी अच्छी तरह समझदारी से समझ से काम करते हैं कि शायद हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग भी नहीं करते। वो इतने अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं कि वो आगे अड़कते नहीं आकर। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, इन सभी बातों का हमें चुपचाप रह के खामोशी से सामना नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, इन बातों का हमें चुपचाप से खामोशी से रह के सामना नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ही मजबूती से जवाब देना चाहिए और इंतज़ार करके जवाब देना चाहिए जब इलेक्शन आए। इलेक्शन आने के बाद इन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब उन्हीं भाषा में दो, वोटिंग करके। अब ये सारी के सारी पार्टियां ईवीएम का ठीकरा फोड़ रही हैं कि ईवीएम हैक हो रही है या ईवीएम में गड़बड़ी है। अब इन पार्टियों को ये बताइए, जो पंजाब में सरकार बन गई तो ईवीएम की गड़बड़ी थी, तो कैसे बन गई पंजाब में सरकार? दिल्ली में सरकार बन गई तो ईवीएम की गड़बड़ी है, कैसे बन गई दिल्ली में सरकार? तेलंगाना में कैसे बन गई कांग्रेस की सरकार? और दिल्ली में कैसे बन गई केजरीवाल की सरकार? पंजाब में कैसे बन गई भगवंत मान की सरकार? और कई जगह पर जो सरकार बनी है कांग्रेस की, ये कैसे बनी? भाई अगर ईवीएम में घोटाला है तो अब की बार तो मोदी जी ने कहा था 400 के पार, तो भैया ईवीएम में घोटाला करके वो तो फिर 400 नहीं लाते तो कम से कम इतना तो घोटाला कर ही लेते कि 350 तो कर ही देते, 325 तो कर ही देते, अपने ध्वनिमत से तो पारित हो जाते वो। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये ईवीएम का घोटाला जब भी दिखता है जब अपना नुकसान दिखता है। वहाँ पे क्यों नहीं कहा इन्होंने पंजाब में, पंजाब वालों ने, कि यहाँ तो जी कोई घोटाला, इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है कि हमें हमारी पार्टी आगे आ गई? वहाँ तो नहीं कहा किसी ने। तेलंगाना में तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ईवीएम में घोटाला है। दिल्ली में क्यों नहीं कहा? दिल्ली में तो जी हमने तो जी पूर्ण रूप से विजय हासिल करी है, केजरीवाल जी फूले नहीं समाते, देखो बीजेपी को सिरे से खारिज कर दिया। भगवान तो नहीं कहते पंजाब में कि भाई हम तो क्या नाम है हमारे पार्टी आ गई इसका मतलब कोई घोटाला है। वो तो कहते हैं देखो जी हमने इतने अच्छे काम करे कि हमने कांग्रेस को पराजित कर दिया। तेलंगाना में भी यही देख लीजिए, हैदराबाद में और जगह देख लीजिए। तो ये ईवीएम जब ही दोषी होती है जब कहीं इनको ये दिखता है कि यहाँ पे मेरी सीटें नहीं आई या हम चले जाएंगे, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है,
50% वोटों के साथ आए हैं यूपी में, उन्होंने नहीं कहा ईवीएम में गड़बड़ हुई है। तो ईवीएम इसलिए कहा जाता है घोटाला या कुछ, क्योंकि देखो ईवीएम का हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं हो सकती। ईवीएम एक ऐसी चीज़ है, किसी सूरत में ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है ईवीएम, और एक स्टोरेज डिवाइस को आप बिना किसी लिंक के कनेक्ट नहीं कर सकते बाहर की दुनिया से। कहने का मतलब आपकी जेब में जो मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, जब तक आप उसे कंप्यूटर में नहीं लगाओगे या मोबाइल में नहीं लगाओगे या किसी और सिस्टम में नहीं लगाओगे, तब तक जैसे आपके कार्ड की डिटेल नहीं आ सकती, उसके लगने के बाद ही, प्लग इन होने के बाद ही वो हैक कर सकता है। ऐसे ही ईवीएम का भी चक्कर, वो एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है बस। और मैकेनिज़्म इस मशीन होती है, उसमें जो बटन दाबा उसका किसी नेट से कांटेक्ट नहीं होता। एक सिंपल मैकेनिज़्म है जिसका किसी ब्लूटूथ से, वाईफाई से या डेटा केबल से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जब इसका ना इंफ्रारेड से कनेक्टिंग है, ना वाईफाई से कनेक्टिंग है, ना ब्लूटूथ से कनेक्टिंग है, ना कोई अदर केबल से कनेक्टिंग है कंप्यूटर या वाईफाई के थ्रू, तो फिर वो डेटा कैसा हैक हो सकता है? हम चैलेंज करते हैं, सामने लाओ, हमारे मेमोरी कार्ड को हैक करके दिखाओ। भाई जब आप एक सिंपल से मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को हैक नहीं कर सकते, तो ईवीएम हैक कैसे हो सकता है? इस चीज़ को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चैलेंज करा कि हाँ आप हैक करके दिखाइए किस तरीके से हैक होता। इनको खुली छीट दी गई विपक्ष वालों को कि आप साबित करिए कि ईवीएम हैक हो सकता है। इन्होंने दुनिया भर के कोशिश कर ली, हैकरों को लगा के, सब कुछ, हर तरह के स्पेशलिस्टों को बुलाकर, लेकिन इनसे ईवीएम हैक नहीं हुई। उसके बाद ये अपने तथ्य देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास कोई विशेष तथ्य नहीं है और बेकार की बातें हैं, सिरे से खारिज कर दिया उस चीज़ को, और ईवीएम पे रोक नहीं लगाई जा सकी। वही चीज़ है कि ईवीएम का बस रोना रोते हैं। अब ये पछता कि जनता चाहती है विकास। भाई जनता को विकास दिखेगा तो सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देगी, जनता के हिसाब से काम होता हुआ दिखेगा जनता को, तो वो सत्तारूढ़ पार्टी को वोटिंग आगे भी करेगी, करती आई है और आगे तक करती रहेगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कहो कि जी बैलेट बॉक्स से, तो बैलेट बॉक्स का आने का मतलब यह है कि एक खाका तैयार होता है। और आपने फिल्मों में भी देखो, फिल्मों की बात से मैं थोड़ा इशारा कर रहा हूँ कि फिल्मों में देखा होगा, ये बात सच्ची होती है। बैलेट बॉक्स ऐसी चीज़ है, और आपने देखा होगा बीच बीच में कई जगह से पोलिंग बूथ से ऐसी खबरें आई हैं कि कैंडिडेट तो वोटिंग करने जाता है, लेकिन उससे जो बूथ के अंदर मशीन रखी होती है वहाँ तक पहुँचना नहीं होगा। कहता है हाँ भाई चल जा, तेरा वोट हो गया। वो दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ पे इनका, और वो बटन दबा देता। जब ईवीएम के होते ये काम होता, आप ये सोचिए, क्योंकि देखो वहाँ पूरी आइडेंटिटी होती है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेगा वोटिंग नहीं होगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया जो सिस्टम के थ्रू जो करा गया कंप्यूटराइज। लेकिन ये जो आ जाता है बैलेट का, भाई बैलेट पेपर आया, क्या ज़रूरत है रात को बैठ के सारे के सारे जो है बैलेटों पे ठप्पा लगाया और रात को ही सारे बॉक्स में बदल दिए ये पहले से, और सारे के सारे बॉक्स में बदलने के बाद बैलेट पेपर को डाल दिया जाता है। और उसके बाद कुछ भी करते रहो, जनता को पहले डरा दोगे तो जनता तो आने वाली है नहीं, और आएगी तो कोई बात नहीं, लाइन लगी, इधर से लगे, चलो भाई निकलते जाओ तुम्हारे वोट हो रहे हैं, चलो भाई निकलते जाओ तुम्हारे वोट हो रहे हैं। तो ऐसा करके हो जाता है। बैलेट बॉक्स में
धांधली बहुत नंबर 1 पे आसानी से हो सकती है। और कई जगह बैलेट जो है लुटने की, बैलेट बॉक्स बदलने की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद ही कांग्रेस ने इन बैलेट बॉक्स को हटाने का निर्णय लिया था। यह कांग्रेस का ही निर्णय था और बहुत अच्छा डिसीजन था। कांग्रेस बैलेट बॉक्स ख़त्म करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से संतुलित चुनाव करवाए और कांग्रेस को इस बैलेट जो है बॉक्स को हटाने का नतीजा भी बहुत अच्छा दिखाई दिया और कांग्रेस ने इसको बराबर निरंतर गति से चालू रखा है। और ये आज से थोड़ी सन ये सोच लो 96 से पहले से ही, क्या नाम है, 96 के बाद से आपकी ईवीएम आ चुकी थी। और मेरे ख्याल से 99 के आसपास ही, 98-99 में शायद पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई थी और 2010 तक खूब 2013 तक कांग्रेस रही है। तो आप ये सोचिए कल जब कुछ नहीं हुआ, सरकारें बदलती रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब वही कांग्रेस चिल्ला रही कि नहीं जी दिक्कत है और ईवीएम में घोटाले है, हैक हो गई। उन्हें साफ पता कि ईवीएम एक ऐसी चीज़ हो गई है कि इसको हैक नहीं किया सकता। अगर ईवीएम हैक की जा सकती तो आप ये सोचिए ये उसको हैक करके खुद अपनी वोटिंग कर सकते थे उसमें। भाई हैक तो कोई भी कर सकता है, हैक होने वाली चीज़। सबसे पहला मुद्दा है, इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो अपने हैकरों को बैठा के उन ईवीएम क्या नाम है जो है बॉक्सों में जो उनका डेटा रखा है उसको हैकिंग के थ्रू अपनी पार्टी के लोगों में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हें पता और कोई रास्ता नहीं है। बैलेट बॉक्स ही एक ऐसी चीज़ कि बैलेट से चुनाव हो तो अपनी उम्मीद है, क्योंकि अपने राज्य के हिसाब से क्या नाम है जो मंत्री है, मंत्री की देख रेख में सब कुछ होता है। जब चुनाव प्रक्रिया होती है पूरी, वहीं पर सारा कुछ हिसाब किताब सेट हो जाता है। अब ये चीज़ तो ऐसे हो गई, ना कोई कागज़ आ रहा है ना कुछ आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है। कहाँ तक आदमी करेगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है पूरी तरीके से। तो जो प्रोसेस होता है पूरी तरीके से वो पूरा कंप्यूटराइज है इस समय। उसके बाद ईवीएम तक पहुंचते हैं, हाथ का सारा डेटा चढ़ता रहता है। उसके बाद ईवीएम अलग रखी जाती है। तो ईवीएम जब अलग रखी जाती है उसके बाद लास्ट काउंटिंग जब हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ तक ये बंदा पहुँच चुका है, उसके बाद उसे अलॉट होता है ईवीएम का बटन दबाने का, जो कि वो दबा के बाहर निकल जाता है। और उसके बाद एक पर्ची भी निकलती है, उसमें दिख जाता है कि उसने कौन सा वोट डाला है। अब कहते हैं कि चुनावों में धांधलेबाजी हो गई। आप ये ध्यान दीजिए, हंसी वाली और मज़े की बात यह है कि धांधली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो उन पार्टियों के अपने खुद के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे उनका दबदबा होता है। वहीं पे ईवीएम में गड़बड़ निकलती है और कहीं नहीं निकलती। अब अखिलेश यादव जी कह रहे जी हमने ये बटन दाबा, ये वाला निकल गया। आपने वीडियो बनाया उसका? अगर ऐसा होता तो आप पहले वीडियो बनाते, उसके बाद बटन दबाते, फिर दिखाते कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। आपका मौखिक प्रूफ क्यों है? आपको कोई वीडियो, कोई एविडेंस क्यों नहीं है उस चीज़ का? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है तो वीडियो कहाँ से आएगा? और जब कोई घटना हो जाती है उसका वीडियो तो आप सर चढ़ के बोलते हो। यही झूठ पकड़ा जाता है कि कहाँ आप लोग सच हैं, कहाँ झूठ हैं। तो मेरा मतलब यही था, किसी का व्यक्ति विशेष का टिप्पणी नहीं थी। मेरा आप सभी लोगों से यही था कि आप अपने दिमाग से, हम लोगों को अपने दिमाग से चलना चाहिए, हमें ना कि राजनेताओं की जो है सुननी चाहिए। ये लोग हमें कमाने को नहीं देते, खाने को नहीं देते, हमारे लिए कुछ नहीं करते। क्योंकि एक चीज़ है कि भाई कितना कुछ बेचकर कैसे करके तो हमने ये टिकट लिया है। अब इस टिकट लेकर सब कुछ बर्बाद करके भी क्या हम आपकी सेवा करेंगे? अभी तो हमें भुगतान करना, भरपाई करनी है जो हमने खर्चा है।
तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपकी सेवा एक लिमिट में ठीक है, आपकी सेवा करनी है, आइए चाय पीजिए जाइए, खाना लाने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। चाय का मतलब समझ गए होंगे आप कि थोड़ी बहुत रेवड़ियाँ बाँट दी जाती हैं ऊपर से फ्री की, जिससे थोड़े जो कमज़ोर सोच के लोग हैं वो बहक जाते हैं और गलत चुनाव करके वोटिंग कर देते हैं। फ्री की रेवड़ियों का मतलब ये है। इसका मतलब हमारा ये था कि हमें अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से काम लेना है, ना कि राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आना है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं ये राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता। जब इनके इलेक्शन आते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसे पेश आते हैं कि शायद आपकी बिरादरी, आपके धर्म की इन्हें कितनी परवाह है और इनसे ज़्यादा आपके बिरादरी या आपके धर्म को मानने वाला कोई इस हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए। क्या क्या अभी घटनाएं हुई हैं, आपने इलेक्शन होने के बाद देखा भी है, क्या क्या नेताओं ने बोला है, कितना उल्ट सुलट बोला है और क्या क्या चल रहा है इस समय। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इसे भूलना नहीं है। इन सब बातों को याद रखते हुए हमें इन सभी बातों का, इन राजनीतिक पार्टियों का आगे आने वाले इलेक्शनों में जवाब देना है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें एक समाज, सभ्य समाज बनाना है। हमें सभ्य समाज बनाने के साथ एक मिसाल पेश करनी चाहिए। सभ्य समाज बनाकर एका रहना चाहिए हमारा आपस में। हमारे आपस में जातियों को लेके, अपने हिंदुत्व के लेके किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आगे हम दूसरे वीडियो में कुछ अलग टॉपिक पे लेकर बात करेंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें बताएं हम आप आगे किस तरह का वीडियो चाहते हैं। हम आगे नए वीडियो में आपको उसी तरह के वीडियो, उसी चीज़ से संबंधित वीडियो बना के आगे पेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।